नमस्कार, मैं हूं आपका मित्र साथी हमदर्द मुकेश कुमार। भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन चला रहे स्वामी रामदेव इस समय केंद्र सरकार और कांग्रेस के निशाने पर हैं। हर रोज उन पर हमले हो रहे हैं, कभी कारोबार में घपले के नाम पर तो कभी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के साथ उनके रिश्तों पर। हालांकि रामदेव कहते हैं कि राजनीति से उनका कोई ताल्लुक नहीं है, मगर सियासी शतरंज में उनकी चालें खूब गुल खिला रही हैं। वे आज हमारे साथ मौजूद हैं, तो आइए उनसे उनकी सही गलत चालों के बारे में बात करते हैं। शतरंज के खिलाड़ी में आपका स्वागत है। रामदेव जी, वैसे तो आप सीधे तौर पर राजनीति में नहीं हैं, लेकिन आप जो भी चालें चल रहे हैं उससे पूरे राजनीति में खलबली मची हुई है। भ्रष्टाचार के खिलाफ आप आंदोलन चला रहे हैं, लेकिन मेरा सीधा सा सवाल है बिना लाग लपेट के कि आप जो भी आंदोलन चला रहे हैं उसके बारे में ये कहा जा रहा है कि ये संघ परिवार का प्रायोजित कार्यक्रम है और आप बतौर एजेंट उसके काम कर रहे हैं। पहली बात तो मुकेश जी, आपको मेरा बहुत बहुत साधुवाद। और न्यूज़ एक्सप्रेस के ऊपर मेरा पहला इंटरव्यू है। मैं तमाम न्यूज़ एक्सप्रेस के दर्शकों को अपनी ओर से शुभकामनाएं देता हुआ अपनी बात शुरू करता हूँ। मेरा जन्म एक छोटे से गांव में हुआ जहां पर संघ का कोई नाम नहीं जानता, और मैंने बचपन में महर्षि दयानंद, स्वामी विवेकानंद, उसके बाद श्री अरविंद और फिर तमाम महापुरुषों को पढ़ा, वेद दर्शन उपनिषदों को पढ़ा। मैं एक बार भी संघ की शाखा में नहीं गया। 20 वर्षों तक मैंने सेवा की, देश की, तब मेरे पीछे संघ नहीं था। 10 करोड़ से ज्यादा लोगों की मैंने सभाएं की, तब मेरे पीछे संघ नहीं था। इतना बड़ा पतंजलि पीठ बना दिया, उसमें पीछे कहीं संघ नहीं था। जब हमने काले धन की बात की, जब भ्रष्टाचार को मिटाने की बात की, व्यवस्था परिवर्तन की बात की, तब अचानक संघ कहां से आ गया। मैं संघ को एक राष्ट्रवादी संगठन मानता हूं, क्योंकि मैंने संघ के लोगों से पिछले अपने सार्वजनिक जीवन में उनसे मुलाकात की, उनके जीवन को मैंने देखा, और संघ के प्रथम सरसंघ चालक डॉक्टर हेडगेवार जी से लेकर के वर्तमान सरसंघ चालक आदरणीय भागवत तक जी को मैं जानता हूं और उनके चरित्र को जानता हूं। तो मैं आप उस विचारधारा से प्रभावित हैं? वैचारिक तौर पर संघ का विरोधी नहीं हूं, और मैं संघ को एक राष्ट्रवादी संगठन मानता हूं, जो अभी तक मैंने उस संघ का चरित्र देखा। तो मेरे इस आंदोलन के पीछे 121 करोड़ भारतीय हैं। मेरे इस आंदोलन के पीछे सत्य है, और इस आंदोलन के पीछे काला धन का, भ्रष्टाचार का और व्यवस्था परिवर्तन का मुद्दा है। अब किसी को ये नजर नहीं आता तो ये उनका दृष्टि दोष है। रामदेव जी, आप उस विचारधारा से सहमत हैं, उस विचारधारा से प्रेरित भी हैं, और उस विचारधारा को जो प्रोपेगेट करते हैं उनके साथ आपका मिलना जुलना, उठना बैठना सब कुछ है। मेरा उठना बैठना तो किसके साथ नहीं है। जो भी भारत के नागरिक है मैं सबको अपना मानता हूँ, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, सब राजनीतिक पार्टी को मैं किसी को अछूत नहीं मानता। और जहां तक विचारधारा का प्रश्न है, मैं ऋषियों की विचारधारा को अपना आदर्श मानता हूँ, वेदों की विचारधारा को अपना आदर्श मानता हूँ। यहाँ लेफ्ट और राइट दो पक्ष माने जाते हैं। मैं जो है लेफ्टिस्ट नहीं हूं, लेकिन मैं धर्म, अध्यात्म, संस्कृति, सभ्यता और अपने प्राचीन गौरव को अपना गौरव मानता हूं। ढोंग, पाखंड, आडंबर, अंधविश्वास इसका कतई समर्थक नहीं हूं। सब जानते हैं इस बात को। तो क्या संघ आपको इस्तेमाल कर रहा है या संघ आपका उपयोग कर रहा है? आप अपना काम कर रहे हैं, लेकिन संघ आपसे फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है। मैं वही बात कह रहा हूं, कौन किसका फायदा उठा रहा है? फायदा देश का होना चाहिए। यहाँ आपस के फायदे का प्रश्न कहाँ आता है? मैं एक बात कह रहा हूं, काला धन का मैं मुद्दा उठा रहा हूं, इससे मुझे क्या मिलेगा? देश को 400 लाख करोड़ रुपए मिलेंगे, उससे देश की गरीबी मिटेगी, अशिक्षा मिटेगी, बेरोजगारी मिटेगी। और यदि हम अगली बात करें भ्रष्टाचार की, तो मुझे कौन सता रहा है? मैं तो समर्थ हूं, और देश के करोड़ों लोग मेरे साथ में खड़े हुए, तो कैसे मुझे सता सकता है कोई? और जहां तक व्यवस्था परिवर्तन का प्रश्न है, तो मैं व्यवस्था परिवर्तन इसलिए बात इसकी कर रहा हूं कि जैसे आज यूरोप के अंदर, जैसे आज पूरी दुनिया के 80 देशों के अंदर आर्थिक विषमताओं के खिलाफ संघर्ष हो रहे हैं। साम्यवाद पहले ढह चुका है, पूंजीवाद अब ढह रहा है, और यूरोप दिवालिया होने के कगार पर है। तो अब इस देश में विकेंद्रित विकासवाद, आध्यात्मिक समाजवाद, डिसेंट्रलाइज्ड डेवलपमेंट एंड स्पिरिचुअल सोशलिज्म, मैं उस अवधारणा का व्यक्ति हूं। मेरी विचारधारा भारतीय विचारधारा है, ऋषियों की विचारधारा है। इसे देश की आबो हवा में, संस्कृति में फैलाऊं, इसलिए इसको किसी संगठन विशेष की विचारधारा में नहीं मानता। आप व्यवस्था परिवर्तन की बात करते हैं, लेकिन एक खास पार्टी, एक खास सरकार को टारगेट करते हैं। बाकी सरकार ने हमको टारगेट किया मुकेश, हमने सरकार को टारगेट नहीं किया। तो क्या ये बदले की कार्रवाई है? कोई बदले की कार्रवाई नहीं, मुद्दों की कार्रवाई है। इसलिए मुद्दे के आधार पर यदि आज भी कांग्रेस, रामलीला मैदान में जो कुछ हुआ उससे आप में गुस्सा है, जायज भी है, लेकिन क्या एक संत एक प्रतिशोध की भावना से काम करता है? अरे मुकेश भाई, जो है
मुझे किसी की राजनीतिक विरासत नहीं छीननी और मेरा किसी से पुश्तैनी बैर नहीं। हम तो आपका खानदानी निजी किसान हैं। आपका निजी नहीं होगा। देखिए, मैं वही बात निजी कर तौर पर आपका नहीं होगा, लेकिन बहुत सारे लोग आपकी जो लोकप्रियता है उसका लाभ अपने हक में उठाने की नहीं, कोशिश मैं में होंगे। वापस वही बात कर रहा हूँ। हमारा किसी से कोई खानदानी बैर नहीं, ना किसी की हम राजनीतिक विरासत को छीनने के लिए आए हैं। लेकिन जो लोग समझ बैठे हैं कि देश उनकी जागीर है, जो लोग समझ बैठे हैं कि इस देश के ऊपर शासन करना उनका जन्मसिद्ध अधिकार है, चाहे वो कुछ भी करें, उनको कोई पूछने वाला नहीं है। आज हमने जो प्रश्न खड़े किए हैं वो प्रश्न इतने बड़े हैं और उनके पीछे इतना समाधान है कि उससे गरीबी, अशिक्षा, बेरोजगारी सारी भारत की दशा रामदेव जी, उसमें एक विश्वसनीयता चाहिए। जो आप कुछ कर रहे हैं, अगर आप एक पार्टी के बारे में बोलेंगे, आप येदियुरप्पा के बारे में कुछ नहीं बोलेंगे, आप निशंक के बारे में कुछ नहीं बोलेंगे, आप मायावती के बारे में कुछ नहीं बोलेंगे, देखिए, तो संदेश तो यही जाता है ना कि आप प्रश्न है। सिलेक्टिव हैं बहुत। देखिए, आप मुकेश जी इस बात को सोचिए जरा। भारत एक लोकतांत्रिक देश है। पहले राजा यहाँ पेट से पैदा होते हैं, आज वोट की पेटियों से पैदा होते हैं। और इस देश की लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में चाहे वो जो हमारे 3 मुद्दे हैं, विदेशों में जमा काला धन और अवैध संपत्ति को राष्ट्रीय संपत्ति घोषित किए। देखिए, मैं वहीं पर आ रहा हूँ। विदेशों में जमा काले धन और अवैध संपत्ति को राष्ट्रीय संपत्ति घोषित कीजिए। और जिस किसी का भी जो भी एक्टिव पॉलिटिक्स में लोग थे हैं, वो सब विदेशों में, देश में उनका कितना धन है, कितनी संपत्ति, उसको डिक्लेयर करें। और करप्शन एंड मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत विदेशों में उनका कितना पैसा, इसके बारे में जानकारी पाने के लिए वो अपनी सहमति व्यक्त करें। मैं जो बात आपको कह रहा हूँ, विदेशों में जमा काले धन और अवैध संपत्ति को राष्ट्रीय संपत्ति घोषित करने की बात हो, करप्शन एंड मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत करेंगे। वापस वही बात, उससे एक बहुत बड़ा समाधान निकल रहा है मुकेश, इसलिए कह रहा हूँ। करप्शन एंड मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत विदेशों से काला धन वापस लाने की बात हो, सिस्टम को चेंज करने की बात हो, जो है एक मजबूत लोकपाल बनाने की बात हो, आर्थिक नीतियों में, कर प्रणाली में सुधार करने की बात हो, चाहे वो जो एग्जिस्टिंग जो हमारा सिस्टम है उसको ठीक करने की बात हो, उसको इफेक्टिव, ट्रांसफेरेबल और उसको ज़्यादा जो है अकाउंटेबल बनाने की बात हो, चाहे वो जितने भी हमारे समान शिक्षा, समान चिकित्सा, राष्ट्रीय किसान आयोग से लेकर के राष्ट्रीय प्रबंधन नीतियों की बात की हो, जितने भी मुद्दे हैं हमारे संविधान ने, मैं वापस वही कह रहा था, हमारे संविधान ने ये सारे काम करने का एकमात्र सिंगल राइट दिया हुआ है सेंट्रल गवर्नमेंट को। ऐसा नहीं है। देखिए, मैं स्टेट के पास बहुत सारे अधिकार हैं। जो अगर वो करप्शन को रोकना चाहें, जमाखोरी को रोकना चाहें, ये इसके लिए वो बहुत कुछ कर सकती है राज्य सरकारें। देखिए, मैं मुकेश जी, अब देखिए, कर्नाटक में लोकायुक्त के जरिए बहुत कुछ हो रहा है ना। मैंने योग शास्त्र के बाद, आयुर्वेद शास्त्र के बाद राजनीति शास्त्र को, अर्थशास्त्र को गहराई से पढ़ा है। इसलिए मैं कह रहा हूं, जिन मुद्दों को लेकर के इस वक्त मैं लड़ाई लड़ रहा, आप सभी मोर्चों पर एक साथ युद्ध नहीं कर सकते। ब्लैक मनी, करप्शन एंड सिस्टम की चेंज करने की लिए जो हम लड़ाई लड़ रहे हैं, इसमें माना कि करप्शन के बारे में एक पक्ष बहुत बड़ा राज्य के भी अधीन आता है, जो हमारी रोजमर्रा की जो है जो समस्याएं हैं, तो उसके लिए हमने पब्लिक सर्विस डिलीवरी गारंटी एक्ट की बात की और काफी मुख्यमंत्रियों ने उसके ऊपर गंभीरता से काम करना शुरू भी किया। लेकिन ब्लैक मनी वाला मुद्दा है, सिस्टम को चेंज करने वाला मुद्दा है, ये जो ऐसे मुद्दे हैं, इसके ऊपर आर्थिक नीतियों में सुधार की बात है। आर्थिक नीतियों में सुधार कर दीजिए। मैं तो कहता हूं 93% जो बड़े आपको लगता है कि केंद्र सिंगल टैक्सेशन सिस्टम, आपको लगता है कि केंद्र में सत्ता परिवर्तन से व्यवस्था परिवर्तन हो जाएगा? ये सारी चीजें जो आपको लग रही है वो हो जाएंगी? 99% मुकेश जी, मैं जो आपको बात कह रहा हूं, ये बहुत गहरी बात कह रहा हूं और संवैधानिक बात। रामदेव जी, हमारे पिछले एक्सपीरियंस इसको पुष्ट नहीं करते हैं। देखिए, मैं तो 89 में भी इसी तरह का भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन हुआ था। लोगों को लगा था कि अब तो भ्रष्टाचार जड़मूल से समाप्त हो जाएगा। किसी ने क्या किया उसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं। लेकिन और जिन मुद्दों की मैं बात कर रहा हूं, उन मुद्दों के जो है शुरुआती दौर से लेकर के उनसे समाधान तक की पूरी प्रक्रिया मैं आपसे एक्सप्लेन कर सकता हूं। इसलिए जिन मुद्दों को लेकर के मैं लड़ रहा हूं, उन मुद्दों के ऊपर कार्रवाई करने के लिए हमारे संविधान ने केंद्र सरकार को अधिकार दिए हुए। आदमी करने पर आए तो क्या नहीं कर सकता, इसलिए करना का अधिकार केंद्र सरकार के पास है, वो नहीं करती और बेबस होकर के, लाचार होकर के बैठी रहती है, तो ये उसका दोष है। मैं तो दूसरी पार्टी अगर केंद्र में आ जाएगी, आपको लगता है कि वो ज्यादा बेहतर ढंग से काम करेगी? हो सकता है 2-3 कानून बना दे, लेकिन उससे बहुत परिवर्तन नहीं आएगा। देखिए मुकेश जी, मैं तो एक बात और कहता हूँ, वर्तमान केंद्र सरकार भी जो हमने मुद्दे उठाए, इसमें गलत क्या है? हम यहाँ आज बात कर रहे हैं, मैंने यही बात प्रधानमंत्री जी से की, मैंने तो यही बात 1 घंटे तक राहुल गांधी जी से की। आदरणीय राहुल गांधी जी
बहन प्रियंका जी, माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय प्रणब मुखर्जी साहब, और इसलिए मैं सबको आदरपूर्वक कह रहा हूँ कि मैंने बदतमीजियाँ नहीं सीखी, मैंने तहजीब सीखी है। मैंने सबके साथ में प्रामाणिकता के साथ में बात की, और मैं तो कहता हूँ आज वो आ जाए कोई बात नहीं। मैं तो देश के लिए काम करना चाहता हूँ, किसी संगठन के लिए, अपने लिए या अपने निहित उद्देश्यों के लिए, कोई यश पाने के लिए। इस देश के 100 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने मुझे प्यार दिया। इसलिए मैं वापस बात कह रहा हूँ कि हमारा विरोध कहीं कतई किसी पार्टी से नहीं है। हमारा विरोध तो मुद्दों के आधार पर है, और हमारा अभियान सत्य के लिए, हमारा अभियान देश को बचाने के लिए। लेकिन आप कांग्रेस का नाम लेके, कांग्रेसी नेताओं का नाम लेके हमला कर रहे हैं। मैं तो सीधे एक सिस्टम की बात कर रहा हूं। और बीजेपी के मंत्रियों या दूसरे पार्टी के नेताओं के नाम पर आपने अभी तक कुछ नहीं कहा। देखिए, मैं आज भी किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ। ये सच है। अभी तक भी आपने जितना मुझसे इंटरव्यू लिया है जी, ठीक है, मैं शतरंज नहीं खेलना जानता, मैं सच्चाई के साथ बात करना जानता हूँ। मैं वही बात कह रहा हूँ, मैं शतरंज नहीं जानता, मैं चालाकियाँ नहीं जानता, मैं साधु हूँ, अपनी साधुता नहीं खोना चाहता। एक मंत्री ने कहा कि रामदेव की बात तो सब ठीक है और इसके मुद्दे सब ठीक हैं, हमारे जैसा कमीनापन कहाँ से लाएंगे। मैं ना कमीनापन अपने जो है किसी भी मुद्दे में लाना चाहता, न। लेकिन निष्पक्षता नहीं दिख रही है। मैं वही बात कह रहा हूँ आपको कि भाई हमने जब अभियान शुरू किया है तो हमने 3 मुद्दों के आधार पर बात शुरू की है, और उन 3 मुद्दों के आधार पर फिर मैं कह रहा हूँ, मैं तो चाहता हूँ सारी राजनीतिक पार्टी इस पर उसका ध्रुवीकरण हो जाए। 3 मुद्दों पर यदि भारतीय राजनीति का ध्रुवीकरण होता है, और जिसने भी गलत किया, ये तो आप दिवा स्वप्न देख रहे हैं, ये ऐसा तो ना हुआ है, इतिहास और ना होने जा रहा है। सपने ही सच होते हैं मुकेश भाई, सपने ऐसे देखना चाहिए जो सच हो सके। इसीलिए मैं कह रहा हूँ मुकेश भाई, सपने ही सच होते हैं। कभी किसी ने नहीं सोचा था एक अनपढ़ माँ बाप का, किसान का बेटा करोड़ों लोगों का विश्वास अर्जित करेगा। ऐसा बार-बार हुआ है। मैं वही, अरे इतिहास में बहुत सारे ऐसे किरदार हैं। सुनो तो वही तो मैं बात कर रहा हूँ। जब मैं यहाँ पहुँचा, अन्ना हज़ारे भी कोई, इसलिए मैं बात कह रहा हूँ आपको कि अब ये जो अभियान शुरू किया है ये अपने मुकाम तक पहुँचेगा। और देखो, प्राचीन ज़माने में क्या था मुझे नहीं पता, आज जो है कोई सच को सता तो सकता है, उसको मिटा नहीं सकता। रामदेव जी, बातचीत का सिलसिला हम जारी रखेंगे, लेकिन फिलहाल वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। लेकिन ब्रेक के बाद हम फौरन वापस लौटेंगे। हमारे साथ स्वामी रामदेव हैं और हम उनसे बात कर रहे हैं उनके भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन के बारे में। तो आप कहीं मत जाइएगा, हम यूँ गए और वो लौटे। हमारे साथ हैं स्वामी रामदेव, जिनसे हम बात कर रहे हैं उनके भ्रष्टाचार विरोधी अभियान के बारे में, और इस अभियान में जो राजनीति छुपी है उसे भी समझने की कोशिश कर रहे हैं। योग गुरु के तौर पर आप एक बहुत ही लोकप्रिय स्वास्थ्य चेतना जगाने के मामले में आपका जो योगदान रहा पूरा मुल्क मानता है। लेकिन लोगों को लगता है कि उस पूंजी का इस्तेमाल अब आप राजनीतिक उद्देश्यों के लिए कर रहे हैं। आप प्रधानमंत्री नहीं बनना चाहते, आप चुनाव नहीं लड़ना चाहते, लेकिन जो खेल है सत्ता का, उसमें आप कहीं ना कहीं हिस्सेदार बन रहे हैं। देखिए, फिर वही बात है, देश को बचाना यदि राजनीति है, देश को बचाना कोई गुनाह है, भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए बात करना, काला धन के लिए को लाने के लिए बात करना। काला धन आता है तो इस देश में एक व्यक्ति गरीब नहीं रहेगा, शिक्षित नहीं रहेगा, बेरोजगार नहीं रहेगा। 20,000 लोगों के रोज मौत होती है कुपोषण और भूख से, जो है हंगर एंड मैलन्यूट्रिशन से। इस देश के अंदर कितनी चारों और बेबसियाँ। एक तरफ मैं भारत की शक्ति को देखता हूँ, 33 लाख वर्ग किलोमीटर का मेरा भारत, 20,000 लाख करोड़ रुपए की भू संपदाएं, इतना शक्तिशाली भारत, इतने पतन के बाद भी विश्व की 4थी बड़ी अर्थव्यवस्था। यदि ये सारी चीजें ठीक होती तो मेरा देश कहां से कहां पहुंच जाएगा। यदि इतने पवित्र भावना से कोई काम किया जा रहा है, फिर वही बात कह रहा हूं मैं, इतनी पवित्र भावना से कोई काम किया जा रहा है, उसको उस राष्ट्र के लिए, अपने देश के लिए काम करने वाले व्यक्ति को ये कहा जाए कि आप जो है गलत रास्ते पर है। मैं एक बात कहता हूँ, आज मैंने योग को छोड़ा नहीं, आज भी इतने लोगों को योग सिखा रहा हूँ, उससे ज्यादा लोगों को योग सिखा रहा हूँ। पहले मैं अकेला योग सिखाता था, टीवी के माध्यम से करोड़ों लोगों ने सीखा, और आज भी सीख रहे हैं। आज भी दुनिया के सभी मुल्कों के, तो आप राजनीति भी सिखा रहे हैं। मैं कह रहा हूँ, मैं फिजिकल ट्रेनिंग के साथ लोगों को एंटी करप्शन एजुकेशन देता हूँ, मैं उसके साथ में सोशल एजुकेशन देता हूँ, उसके साथ में मैं ब्लैक मनी की एजुकेशन देता हूँ। मैं कहता हूँ कि अब ब्लैक मनी शिफ्ट हो रहा है सबसे स्विस बैंकों से, दुनिया के छोटे छोटे टैक्स हेवन से, सबसे सेफ एंड स्ट्रॉन्ग टैक्स हेवन आज जो है दुनिया के, वो जो है यूके यूएसए बन चुके हैं। उसके मैं प्रमाण देता हूँ। ये मेरे पास में इसी साल का मार्च 2011 का लिखा हुआ प्रेसिडेंट के नाम पत्र
25 एमपीज के सिग्नेचर हैं। ये अमेरिका का पत्र है। वो कहते हैं हमारे पास में $10.6 ट्रिलियन तो इकोनॉमिक सिक्रेसी लॉज के तहत जमा है और 3.6 ट्रिलियन तो अकेला डेलावेयर में जमा है। इस तरह से कैमन आइलैंड माने करीब 3,000 लाख रुपए की विश्व में काले धन की अर्थव्यवस्था, 1,000 लाख रुपए से ज्यादा तो यूके यूएसए दबा के बैठा। मैं ये बात आपको कह रहा हूँ, यदि मैं ये बातें कह रहा हूँ ये इसमें कुछ गलत नहीं है। और यदि योग और अध्यात्म को मूल में रख करके एक बड़े परिवर्तन की बात की जाती है, राजनेता उसको कर नहीं रहे, कोई सात्विक आदमी को करने देते नहीं। यदि तो कोई करता है तो कहते हैं कि भाई तुम ये क्या गुनाह कर रहे हो। करेगा कौन? मैं आपसे पूछता हूँ। रामदेव जी, आप मोहरों को हाथ नहीं लगा रहे हैं, लेकिन पूरी बात राजनीति की कर रहे हैं। देखो, मेरा संन्यास शतरंज खेलने की अनुमति नहीं देता है, लेकिन मेरा संन्यास ये कहता है, ये सियासी शतरंज है, ये वो वाला शतरंज नहीं है। इसलिए आप उसको उस दृष्टि से न लें। नहीं, मैं तो इनको, ये तो लकड़ी का बना हुआ, इसको छूत नहीं समझता हूँ, इसलिए मैं हाथ लगाना गुनाह नहीं मानता हूँ। लेकिन अगली बात मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, मेरा संन्यास धर्म शतरंज खेलने के लिए तो नहीं कहता, लेकिन मेरा संन्यास धर्म श्री अरविंद कहते हैं कि मैं देश को मात्र जल, जंगल, जमीन, नदियाँ, पहाड़, मिट्टी का एक टुकड़ा नहीं मानता। मेरे लिए मेरी धरती मेरी माँ है, मैं इसकी पूजा करता हूँ। और मेरी माँ के ऊपर छाती पर बैठ करके को खंजर चलाता, उसको लुलुहान कर देता है, तो मैं मौन नहीं रह सकता। ये महायोगी श्री अरविंद के वचन है। श्री कृष्ण योगी होकर के सुदर्शन घुमाते हैं। रामदेव जी, मैं पिछले 15-20 मिनट से बात कर, पिछले 15-20 मिनट में आपसे बात कर रहा हूँ, लेकिन आपके मुंह से अभी तक एक भी बार न बीजेपी का न किसी दूसरे कांग्रेसी दल के लिए एक भी शब्द नहीं निकला। उनके भ्रष्टाचार पर आप जो मौन धारण किए हुए हैं, और इसी तरह का मौन धारण अन्ना हजारे और उनकी टीम धारण की हुई है, ऐसा इसीलिए ये लोग बोलते हैं ये एक नेक्सस है। पूरा कोई नेक्सस नहीं है। देखिए, इस देश के लोग सच्चाई सब समझते हैं। मैं एक बात कह रहा हूँ, राजनीतिक पार्टियों का मुद्दों के आधार पर हम ध्रुवीकरण करने में लगे, और मुद्दों के आधार पर जो हमारा समर्थन नहीं करेगा उसका विरोध करेंगे, और ये देश विरोध करेगा। हम कौन होते हैं? हमने कहा हम तो लड़ रहे हैं 121 करोड़ लोगों के लिए। अब देश के 121 करोड़ लोग जिनकी भलाई के लिए हम लड़ रहे हैं, अब वो लोग अब ये तय कर रहे हैं कि 3 मुद्दों के साथ कौन है और 3 मुद्दों के विरोध में कौन। देखिए, अब ये जो चीज है पूरी रामदेव जी, कह लोग ये रहे हैं कि चूंकि आपका फैक्ट्री उत्तराखंड में है, इसलिए वहां पर निशंक के खिलाफ आप कुछ नहीं बोलते हैं। आपके हित उत्तर प्रदेश में भी कुछ होंगे, इसलिए मायावती के खिलाफ नहीं बोलते हैं। आपके विचार मिलते हैं संघ परिवार से, इसलिए उसके खिलाफ नहीं बोलते हैं। देखिए, मैंने कहा मेरे विचार विशुद्ध रूप से ऋषियों के विचार है, और यदि कोई ऋषियों को अपना आदर्श नहीं मानता, राक्षसों की औलाद है, रावण की औलाद है, कंस की, दुर्योधन की औलादें हैं, मुझे उनकी रत्ते भर भी परवाह नहीं। लेकिन ऋषि और संत अलग अलग तरह के होते हैं, उनमें भी कुछ ढोंगी होते हैं, आप ये बताइए, कुछ ढोंगी होते हैं, कुछ नकली होते हैं, कुछ फर्जी होते हैं, कुछ झूठ बोलते हैं। देखिए, मेरे 20 साल का जीवन पूरे देश के सामने, मुझे किसी से प्रमाण पत्र की आवश्यकता है, और खास करके उन लोगों से जिनका कोई कैरेक्टर नहीं है, उनसे मुझे कोई कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। दूसरी बात ही कहता हूँ, भगवान राम ने क्या किया, मैं आपसे पूछता हूँ, भगवान कृष्ण ने क्या किया? यदि रावण ना उनके जीवन में आते, यदि कंस उनके जीवन में उनके साथ संघर्ष ना होता, और जिंदगी भर उन्होंने कष्ट सहे, प्रताड़ना ही सही, जेलों में पैदा हुए भगवान श्री कृष्ण तो और जिंदगी भर जो है युद्ध करते रहे, संघर्ष करते रहे, तो मैं तो उन्हीं का वंशज हूँ, उनकी परंपरा का हूँ, मैं महर्षिदानंद की परंपरा का हूँ, स्वामी विवेकानंद की परंपरा का हूँ। आत्महत्या भी करनी पड़ी, इसलिए मैं बात करूँ, मैं महर्षिदानंद की परंपरा का हूँ। देखो, फिर महापुरुषों के ऊपर फिर मैं कोई बात नहीं कहना चाहता हूँ। मुकेश जी, आपसे भी मैं कहूंगा, ये बहुत बड़ा प्रश्न है। आपको, मैंने तो कहीं इतिहास में नहीं पढ़ा कि श्री राम को आत्महत्या, राम ने तो सरयू में, मैंने वही कहा कि कहीं कौन से इतिहास में लिखा है? मैंने तो सब शास्त्र पढ़े, कहीं नहीं लिखा है, वहां पर मौन है शास्त्र। इसलिए मैं आपको बात कर रहा हूँ, ये बातें गलत हो जाएंगी फिर, कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम से लेकर के महर्षि दयानंद स्वामी विवेकानंद से लेकर के और श्री अरविंद तक जितने भी महापुरुष हुए हैं, मैंने अपने महापुरुषों को अपना आदर्श माना है। और वेद में कहा है, माँ वस्ते न ईशत, चोर हम पर राज ना करे। और मैं सब छोड़ो एक तरफ, शास्त्रों में क्या लिखा है, संतों ने क्या किया। मैं आपसे, बहुत देर हो गया आपको मेरा इंटरव्यू लेते लेते, मैं मुकेश आपसे पूछता हूँ, आप शतरंज तो यहाँ सामने रखा है, इसके ऊपर हाथ नहीं रखे, अपने दिल के ऊपर हाथ धर करके बोलो, जो मैं कर रहा हूँ क्या वो गलत है? मैं दिल पर हाथ रख के कह रहा हूँ कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन इसमें जो मेरी एक पत्रकार की भूमिका है, उसमें मैं ये अपने दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि स्वामी जी कहाँ खड़े हैं इस राजनीति के समर में। इसलिए आप प्रश्न जो पूछ रहे हैं, इसलिए मैं बात कर रहा हूँ, इसलिए पहली बात पूरी होगी, अब आखिरी बात का उत्तर देता हूँ। इसलिए मैं कह रहा हूँ, अभी जो है सबसे एक साथ लड़ाई नहीं ले सकते मोल। हमने पहले एक
संघर्ष किया, उसमें केंद्र सरकार ने हमारे राष्ट्र हित के मुद्दों के ऊपर जो पाप किया, उससे पूरे देश के सामने उसका चित्र दिखाया कि किस तरह बहुत गहरे जख्म हैं आपके अंदर। नहीं, मेरे अंदर क्या जख्म है? मैं तो सन्यासी हूँ, मान अपमान से डरता तो काम ही शुरू न आपको करता। वहाँ जिस तरह अगली से बात भागना पड़ा। सुनिए, मैं इसलिए मैं वही बात आपसे फिर वापस कह रहा हूँ कि ये बात जो है वो किसी व्यक्ति की नहीं है। बात यह है कि इस मुद्दों के ऊपर कांग्रेस सहमति व्यक्त क्यों नहीं करती है। और अब फिर एक पत्र लिख रहा हूँ, मैंने पत्र लिख करके तैयार रखा हुआ है, अभी जो है पूरे देश के लोगों की राय लेकर किसी को वापस भेजने वाला हूँ कि प्रधानमंत्री जी फिर से आपको हम मौका दे रहे हैं कि आप जो है विदेशों में जमा काले धन और अवैध संपत्ति जो है उसको राष्ट्रीय संपत्ति घोषित कीजिए, वापस लाने के लिए करप्शन मॉनिटरिंग एक्ट के तहत कार्रवाई करके जानकारी लीजिए और इस भ्रष्टाचार को और बदलिए, प्रामाणिकता के साथ व्यवस्था को बदलिए, जिससे कि 99% लोग। तो मैं एक बात कह रहा हूँ, ये उसी से जुड़ा सवाल मैं क्या कह रहा हूँ, मैं ये पूछ रहा हूँ कि आप काले धन को वापस लाने के बाहर जो जमा है उसको लाने की बात कर रहे हैं। सरकार कह रही है कि बहुत सारे नियम कानून से हम बंधे हुए हैं, हम कोशिश कर रहे हैं वो लाने की। मैंने वही तो बात करी, ये तो लोगों को बहकाया जा रहा है, रोज ट्रीटियां करने की बात कही जा रही है। हमने 40 देशों से संधि कर ली, हमने 60 देशों से संधि कर ली। संधि करने के बाद 2011-12 के बाद का आप हिसाब ले सकते हो। 2011 से पहले जो जमा कर लिया 400 लाख करोड़ रुपए देश में और विदेश में, उसका क्या, उसके ऊपर बात क्यों नहीं करते? तो मैं तो सिंपल सी बात करता हूं कि देश के अंदर का कालाधन वापस लाने के लिए अपनी आर्थिक नीतियों को बदलिए, बड़े नोट वापस लीजिए, सिंगल ट्रांजैक्शन टैक्स लगाइए, ज़्यादा टैक्स होने से गड़बड़ी है। बड़े नोट जितने भी होते हैं उससे काला धन, काली कमाई, काले धंधे, नकली करेंसी, उससे ही चुनाव में पैसे का दुरुपयोग, उससे ही आतंकवाद, नक्सलवाद, सारी समस्याएं पैदा होती हैं। 93% हमारे यहाँ पर बड़ी करेंसी। तो मैं सीधी सी बात ये करता हूँ कि ये सारे के सारे जो काम हैं इसको केंद्र सरकार क्यों नहीं कर देती है। दूसरी बात यह है, यदि दूसरी राजनीतिक पार्टियाँ इन मुद्दों पर सहमत हो रही हैं तो मैं क्यों असहमत करूं उनको? तो अब सारी बातें तो अब आएंगी ना सामने। यदि कोई भी राजनीतिक पार्टी, मैं आज आपसे कह रहा हूं, कोई भी राजनीतिक पार्टी, चाहे वो बीजेपी है, चाहे वो सपा है, चाहे वो बसपा है, चाहे वो और जो है आरजेडी है, और कौन कौन सी दूसरी जितनी भी पार्टियां हैं, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी है, चाहे वो तेलुगु देशम है, चाहे वो हमारे पटनायक साहब की पार्टी है, जितनी भी पार्टियां हैं उन सब लोग लगभग 99% लोगों से मेरी बातचीत हुई। प्रथम दृष्टया सब ने कहा बाबा कोई भी विरोध नहीं करेगा। तो कांग्रेस क्यों विरोध करती है? कांग्रेस भी विरोध नहीं कर रही है, लेकिन मुद्दा यही है कि जब सत्ता में आएंगे तब कार्रवाई कौन करेगा? देखो अब ये बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा? सवाल ये है कि ये इसमें तो पूरा राजनीतिक वर्ग जुड़ा हुआ है ना। ये ऐसा नहीं है कि एक पार्टी के लोगों की वही बात कर रहा पैसे वहां जमा है। मुकेश जी, इसलिए मैं कह रहा हूँ, जब एक तरफ से सहमति, अब कहीं से तो सहमति बनाना शुरू करेंगे, तो जब, और यूपीए में भी ममता बनर्जी को मेरे मुद्दे से आपत्ति क्यों नहीं है, और किसी भी दल से? उनको कोई नुकसान नहीं हो रहा ना आपसे। मैं वही बात आपसे कह रहा हूँ। आप वहां जाकर आंदोलन शुरू कीजिए, ममता बनर्जी आपके खिलाफ बोलना शुरू कर देंगे। मैं वही बात कह रहा हूँ आपसे कि 3 मुद्दों के ऊपर कांग्रेस के अलावा यूपीए में भी सम्मिलित दूसरे दल असहमति क्यों नहीं व्यक्त कर रहे हैं। और ये अब 2012 में आप देखेंगे मुकेश भाई, न्यूज़ एक्सप्रेस के माध्यम से और तमाम मीडिया के माध्यम से, ये तो खुले मैदान में बहुत बड़ी एक जंग होने वाली, धर्म युद्ध होने वाला, देवार्थ संग्राम होने वाला है। सारा देश देखेगा कि कितने लोग इसमें कांग्रेस असुर है और बाकी लोग देव। नहीं, मैं वही बात कह रहा हूँ कि सारा देश देखेगा कि कौन इन मुद्दों पर साथ में। जो इन मुद्दों पर सहमत हैं वो रामकृष्ण की संतान होंगे, और जो सहमत नहीं है वो सब रावण, वो कंस, वो दुर्योधन, वो उनको अपना अंजाम भोगना पड़ेगा। रामदेव जी, आपसे बात करके बहुत आनंद आ रहा है, लेकिन एक वक्त हो गया है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम फौरन वापस लौटेंगे। आप भी हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि हमारे साथ हैं स्वामी रामदेव, जो इस समय भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन चला रहे हैं, और हम उनसे बात कर रहे हैं उनकी राजनीति के बारे में, उनकी सियासी चालों के बारे में। स्वामी रामदेव, जिनसे हम बात कर रहे हैं, उनके भ्रष्टाचार विरोधी अभियान के बारे में, और इस अभियान में जो राजनीति देखी जा रही है, समझी जा रही है, जानी जा रही है, उसके बारे में। करप्शन के बारे में बहुत सारे अर्थशास्त्रियों का कहना है कि ये सवाल एक पार्टी से जुड़ा हुआ नहीं है, ये पूरी व्यवस्था से जुड़ा हुआ है, और ख़ास तौर पर उस वर्ग से जो जिसे कारपोरेट घराने हैं, 3 लोग हैं, पूंजीपति वर्ग है, वो करप्ट करता भी है राजनीतिक वर्ग को, और उस करप्शन से लाभ भी कमाता है। उसके खिलाफ आप चुप हैं। देखिए, मैं मुकेश जी, मैंने 3 लोगों को लिया है, टॉप ब्यूरोक्रेट्स, टॉप पॉलिटिशियंस एंड टॉप कॉर्पोरेट। मैंने तीनों का नाम लेकर के लिखा हुआ है कि जो है इसमें जो है लोकसभा के सदस्य, मेयर व शीर्ष जो है विधानसभा के सदस्य। पब्लिक मीटिंग में भी बोलिए ना। हाँ, पब्लिक मीटिंग में बोलना
खुलेआम चैलेंज चुनौती के साथ प्रथम श्रेणी के सरकारी अधिकारी, 5 करोड़ से अधिक का व्यापार करने वाले उद्योगपति, 3 का नेक्सस है। ये तिकड़ी है, कहीं तिकड़ी होती है, कहीं चौकड़ी होती है। ये तो सब जानते हैं। तो ये लेकिन 3 अटैक तिकड़ी उन पर नहीं हो रहा है, तीनों पर हो रहा है क्योंकि समान रूप से। जिन आर्थिक नीतियों को आप भ्रष्टाचार की जड़ बता रहे हैं, वो देखिए, इन्हीं के दबाव में बनती है। इसलिए मैं और बात मुद्रा कोष और विश्व बैंक की भूमिका भी आपको पता है। देखिए, वर्ल्ड बैंक 22 जुलाई 1944 से जब ने उससे स्थापित हुआ, और IMF ये तब से ही अनैतिक काम कर रहा है, अलोकतांत्रिक काम कर रहा है, और अमेरिका ने इसको अपना गुलाम बना करके, और जिस तरह से पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था को ध्वस्त किया है, और जिस तरह से पूरी दुनिया को लूटा है अपनी डॉलर की मूल्य को बढ़ा करके और दूसरे देशों की मुद्रा का अवमूल्यन करके, ये तो एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है। उसके ऊपर फिर हम कभी बात करेंगे। मैंने तो 5 साल से पहले मैंने कहा योग शास्त्र को, और जो है मैंने धर्म शास्त्र को, आयुर्वेद शास्त्र को पढ़ा। उसके बाद पूरी प्रामाणिकता के साथ जो मैं बात कह रहा हूँ अर्थशास्त्र के बारे में, कोई भी मैं दिवा स्वप्न नहीं देख रहा हूँ। और मैं आपको कह रहा हूँ, आप जो कह रहे थे कि सपने वो देखने चाहिए जो सच हो, और सपने मैं वही देख रहा हूँ जो सच होंगे। चाहे इसमें 2 साल लगे, चाहे इसमें 5 साल लगे, चाहे इसमें पूरी जिंदगी लग जाए, लेकिन हम इसको सच करके रहेंगे। और आपकी उम्र ज़्यादा नहीं है, और हिंदुस्तान के लोग अभी बहुत से जिंदा रहेंगे इस जंग को देखते हुए और इस जंग को जीतते हुए, वो देखेंगे। आप जो हम पहले बात कर रहे थे, आपके जो संघ परिवार के रिश्ते हैं, क्या वही वजह है कि अन्ना हजारे अब आपको अछूत मानने लगे हैं? मैं उनके बारे में कोई टिप्पणी ही नहीं करना चाहता। जो भी व्यक्ति वो आपसे मंच भी शेयर नहीं करना चाहते अब? फिर वही बात है, हमने तो उनको मंच दिया, वो शेयर क्या करेंगे हमसे? आप जानते हो मुकेश जी कि अन्ना हजारे साहब को जंतर मंतर से लेकर के रामलीला मैदान के पहले कार्यक्रम से लेकर के 27 फरवरी के कार्यक्रम से लेकर के 14 नवंबर के कार्यक्रम से, क्यों दूरी बना रहे हैं आपसे? फिर वही बात करें, कौन मैंने तो कभी कोई दूरी की बात उन्होंने बनाई, और इस बार भी उन्होंने क्यों बनाई दूरी? क्या वजह हो सकती है? आप देखिए, ये तो मैं आपसे सुन रहा हूँ, और मैं तो इस चीज को मानता ही नहीं हूँ। मैं किसी को अछूत ना मानता, ना किसी को बेगाना मानता। मैं तो मुद्दों के आधार पर लड़ाई लड़ रहा हूँ, और मैं ये मानता हूँ कि जो भी देशभक्त क्या अन्ना टीम डिफेंसिव हो गई है? उन पर जो अटैक हो रहे हैं कि संघ से रिश्ते, इसलिए उन्होंने आपसे भी किनारा कर लिया? देखिए, मैं वही बात कह रहा हूँ कि मैं किसी के बारे में टिप्पणी नहीं करूंगा। मैं अपने जो ध्येय है, सबके बारे में टिप्पणी कर रहे हैं। और अन्ना हजारे साहब को क्यों टिप्पणी करूं? बुजुर्ग आदमी हैं। देखो, हमें हमारी जो संस्कृति है, हम व्यक्ति पर टिप्पणी नहीं कर रहे, सिखाती है। हम व्यक्ति की टिप्पणी पर टिप्पणी नहीं कर रहे हैं। आप भी भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं। देखिए, मेरा भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं। भ्रष्टाचार, और भ्रष्टाचार के ऊपर भी लोकपाल से शुरुआत होती है। फिर आर्थिक नीतियों की सुधार की बात हो, कर प्रणालियों की सुधार की बात हो, चाहे जो एग्जिस्टिंग सिस्टम है उसकी सुधार की बात हो। मैं कहता हूं 3 चीजें जब तक नहीं होंगी तब तक भ्रष्टाचार खत्म नहीं होगा। फिर कालाधन तो विशुद्ध रूप से इतना बड़ा मुद्दा हमने खड़ा किया, और मुद्दा नहीं, उसकी हकीकत बताई है कि ये कालाधन आने पर ही हिंदुस्तान खड़ा होगा और विश्व की महाशक्ति बनेगा। और व्यवस्था परिवर्तन, जिसके कारण से 99% लोगों के साथ अन्याय, इन 3 मुद्दों के साथ हम लड़ाई लड़ रहे, और वो इनमें से एक मुद्दा क्योंकि भ्रष्टाचार भी है, इसलिए भ्रष्टाचार के खिलाफ चाहे आदरणीय अन्ना हजारे साहब हो या कोई भी आवाज उठाएगा। चलिए, व्यक्तियों को छोड़ दें। जिस तरह से वो आंदोलन चल रहा है, जहां जिस मोड़ पे पहुंच गया है, आपको लग रहा है वो सही दिशा में और सही ढंग से चलाया जा रहा है? देखिए, हम तो यही अपेक्षा करते हैं कि जो भी जन आंदोलन चलाए जाए, अभी कैसा चल रहा है वो एक अच्छे परिणाम तक पहुंचे। अभी कैसा चल रहा है वो? नहीं, मूल्यांकन तो आप लोग ज़्यादा करना जानते हैं। और दूसरी बात ये है कि हम तो ये हमें सद्भावना रखते हुए ये प्रार्थना करते हैं कि ये आंदोलन अपने सही दिशा में आगे बढ़े। और अभी बढ़ रहा है नहीं? देखिए, किसी भी आंदोलन के अंदर उतार चढ़ाव आते हैं। अभी ये और उस आंदोलन उन आंदोलनों के अंदर जो लोग लगे होते हैं उनके ऊपर आरोप भी लगेंगे, उनको सफाइयाँ भी देनी पड़ेंगी, और एक लंबे संघर्ष का सामना भी करना पड़ेगा। मैं इसी आंदोलन के बारे में, अपने आंदोलन के बारे में, कुछ लोग अलग, उनका कहना है कि इसमें सत्ता के दलाल काबिज हो गए हैं, सत्ता का उन्माद उन पर छा गया है। देखिए, दूसरों की टिप्पणी के ऊपर मैं स्पष्टीकरण क्यों दूं? नहीं, अब मैं तो आपके अपने अनुभव और अपने आकलन की बात कर रहा हूँ। आप कैसा महसूस करते हैं? देखिए, मैं तो यही रामदेव जी, आप इतना खुलकर और इतनी सारी चीज़ों के बारे में बोलते हैं, लेकिन एक इतना बड़ा आंदोलन जिससे पूरा देश प्रेरित हुआ, उस पर आप मौन, एक तरफ अन्ना हजारे मौन व्रत पर हैं, दूसरी तरफ आप इन चीज़ों पर मौन। मैं विवादित बातों पर मौन इसलिए रहना चाहता हूँ कि मैं सारी शक्तियों का, जो चीज़ें आपको असुविधाजनक लगती हैं वो उन पर मौन हो जाते हैं आप। आप निशंक पे मौन हो गए, आप मायावती पे मौन हो गए, आप येदियुरप्पा पे मौन हो गए, आप अन्ना हजारे पे मौन हो गए, अन्ना के आंदोलन पे मौन हो गए। देखिए, मैं वापस कहना चाहता हूँ
जिसने भी गलत किया, मैं किसी का ना साथ मैंने दिया न साथ दूंगा, एक बात। दूसरी बात यह है, मैं सारी देश की शक्ति का और सारी राजनीतिक पार्टियों का 3 मुद्दों पर ध्रुवीकरण करना चाहता हूँ। इसलिए बेवजह किसी अनावश्यक विवाद को, जितने जो जरूरी जो संघर्ष होने को तो झेलने के लिए मैं तैयार हूं, लेकिन अनावश्यक विवाद को आमंत्रण नहीं देना चाहता। आ बैल मुझे मार। आप तो निमंत्रण दे चुके हैं। नहीं, आप जो तो जो निमंत्रण लड़ दिया रहे हैं, उसको आप घबराने कब से लगे? नहीं, फिर वही आप बोल रहे हैं आप बैल मुझे मार। अरे ये रामदेव जी, आपको ये आपके मेरा मुंह चरित्र से, देखो, मुंह से ये बात जमती देखिए, नहीं है। आप देखो फिर कि मेरे चरित्र में ये बात नहीं फिट होती है, लेकिन मैं देखो संघर्ष वहां करना चाहिए जहां से कुछ उपलब्धि होती हो, जहां भी असत्य हो मैं उपलब्धि होती हो। मैं यदि जहां भी आपको लग रहा हो कि विचलन है, देखो संत को वहां खड़े हो जाना चाहिए, ये दिशा गलत है। नहीं, देखिए मैं कहता हूँ संघर्ष वहां करना चाहिए जहां से देश को कुछ उपलब्धि होती हो, जहां संघर्ष करने से सत्य स्थापित होता हो। मैं यदि अन्ना साहब के बारे में टिप्पणी करता हूं, बोल रहा हूं क्योंकि वो आंदोलन इतने जबरदस्त तरीके से उठा था, अगर वो बैठता है तो देश का बड़ा नुकसान होगा। देखिए, जन आंदोलनों को चलाने वाले व्यक्तियों को बहुत गंभीरता से सोचना चाहिए। मुझे लगता है वो सोचते होंगे, कुछ ना कुछ वो रास्ता निकालेंगे। और जन आंदोलनों को व्यापकता के साथ, प्रामाणिकता के साथ यह भी बात करनी चाहिए कि देश को बदलने के लिए 3 मुद्दों की एक साथ बात होनी चाहिए, चाहे हम क्रम से उन पर काम करें। लेकिन जैसे हमने जब भी बात हुई तब 3 मुद्दों की एक साथ बात की, क्योंकि आगे हिंदुस्तान कहीं एक फ्रस्ट्रेशन में ना चला जाए कि हमने तो जो है सोचा था कि लोकपाल बन जाएगा तो देश में स्वर्ग आ जाएगा। तो लोकपाल इस देश को सुधारने की प्रक्रिया में एक कड़ी है, और हमने जब इसको बार बार कहा तो अन्ना हजारे साहब ने भी इस बात को बोलना तो कम से कम शुरू किया कि यहाँ से यात्रा शुरू होती है। लेकिन इसके आगे काला धन का मुद्दा है। मैं आपसे एक प्रश्न कह रहा हूँ, जो भी दूसरे लोग जो जन आंदोलन चला रहे हैं, वो काले धन के मुद्दे के ऊपर कभी बात क्यों नहीं करते? व्यवस्था परिवर्तन के मुद्दे के ऊपर बात क्यों नहीं करते? क्या उनको काले धन का सपोर्ट मिल रहा है इसलिए? नहीं, मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ इस बात को, मैं इसलिए बात कर रहा हूँ, या काले धन वालों को बचाना चाहते हैं इसलिए ऐसा कर रहे हैं? मैं ऐसा नहीं कहता हूँ, मैं कोई आरोप नहीं लगा रहा हूँ। मैं एक बात कर रहा हूँ कि जितने भी जन आंदोलन चला रहे हैं, उनकी समझ में कमी है। नहीं, मैं किसी की समझ के ऊपर प्रश्न चिन्ह नहीं खड़ा कर रहा हूँ मुकेश भाई। जो है, मैं इतनी सी बात कह रहा हूँ कि जन आंदोलन चलाने वाले व्यक्तियों को बहुत प्रामाणिकता के साथ में और व्यापकता के साथ बात करनी चाहिए। जैसे मैं कह रहा हूँ, अभी हम अगले साल एक बहुत बड़ा जन आंदोलन लेकर के, मेरे बहुत सारे सवालों के जवाब नहीं दिए हैं। एक भी प्रश्न का मैंने अनुत्तरित नहीं छोड़ा है। लेकिन मैंने कहा कि हमने अभी गंगोत्री से शुद्धिकरण शुरू किया है, घाटों का शुद्धिकरण होगा। अब जो हम काम कर रहे हैं, वो काम करने का अधिकार कॉन्स्टिट्यूशनल राइट डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम में हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट को दिया हुआ है। इसलिए जब हमारी लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में अधिकार केंद्र सरकार को दिया हुआ है, तो वो दोष हम दूसरों के मत्थे क्यों बढ़े? और हम देश की राजनीति को 3 मुद्दों पर केंद्रित करना चाहते हैं, वहां से शुरुआत तो हम करें। इसलिए मैं किसी का समर्थक और विरोधी नहीं हूं। मैंने कहा, मेरा ना किसी को से जो है पर्दे के पीछे किसी को समर्थन और ना किसी का विरोध। हम तो इस देश को बचाने के लिए काम कर रहे हैं, और वो जो बचाने वाले काम में सब आए, सबका स्वागत है। रामदेव जी, आपसे बातचीत जारी रखेंगे, लेकिन फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। लेकिन आप कहीं मत जाइएगा, क्योंकि हम स्वामी रामदेव जी से उनकी राजनीति के बारे में बात कर रहे हैं, उनके अभियान के बारे में बात कर रहे हैं, और उसकी तह में जाने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिरकार वो क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं और क्या हासिल करना चाहते हैं। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। न्यूज़ एक्सप्रेस पर आप देख रहे हैं शतरंज के खिलाड़ी, और शतरंज के खिलाड़ी में आज हमारे साथ हैं स्वामी रामदेव, जिनसे हम बात कर रहे हैं उनके भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन के बारे में। थोड़ा आगे बढ़ते हैं। कुछ दलित संगठनों और दलित चिंतकों का कहना है कि रामदेव जी एक ब्राह्मणवादी व्यवस्था को मजबूत करने में लगे हुए। खुद ही ब्राह्मण परिवार में पैदा नहीं हुए हैं, फिर भी देखिए वही बात में फिर ये तो जो है ना, एक गलत सोच है इस देश के लोगों की। देखो, मैंने समान रूप से सबसे प्यार किया। मैंने कभी भी जाति को अपनी सीढ़ियां नहीं बनाया। दलितों की समस्या पर आप नहीं बोलते हैं। फिर वही बात मैं आपसे कह रहा हूं, अब मुझे बोलने दीजिए, तब बोलूंगा ना। मैंने आगे बढ़ने के लिए जाति को, प्रांत को, भाषाओं को, मजहब को, तथाकथित जो अलग अलग संप्रदाय हैं, इनको अपना आधार नहीं बनाया, इनको अपनी सीढ़ियां नहीं बनाया। दूसरी बात,
कभी छुआछूत की बात नहीं की, कभी मैंने किसी मुसलमान को गाली नहीं दी, कभी किसी ब्राह्मण को मैंने जो है उसकी प्रशंसा नहीं की, निंदा नहीं की। मैंने सबको समान रूप से कहा, हाँ आओ हम सब मिलकर के एक नया भारत बनाएं। मैं तो अपने जो है मेरी सारी साहित्य में आप देखिए, लेकिन ये मेरे सारे साहित्य में देखिए, मैंने कहा ये असलियत है ना कि हमारे हिंदुस्तान में जातियां हैं, दलित हैं, उन पर अत्याचार होते हैं और उनके खिलाफ लड़ाई की जरूरत है। मैंने आप मेरा तमाम मेरी कैसेटें हैं, मेरा साहित्य है, मेरी रोज 2.5 घंटा तो आस्था चैनल से लेकर के जी नेटवर्क से लेकर के दुनिया के तमाम चैनलों के ऊपर मेरा 24 घंटे डिफरेंट चैनलों पर प्रोग्राम आता है। मैं हमेशा आप सहानुभूति प्रकट करते हैं लेकिन ब्राह्मणवाद पर चोट नहीं करते। देखिए, मैंने हमेशा ढोंग, आडंबर, पाखंड, अंधविश्वास के खिलाफ चोट की। मैं ब्राह्मणों को गाली देने से क्या हिंदुस्तान बच जाएगा? ब्राह्मणवाद की बात कर रहा हूँ। देखिए, ब्राह्मणवाद का तो मैं हमेशा से, देखो आप मेरे इतिहास को इसका मतलब जानते नहीं है। मैंने कभी तंत्र मंत्र यंत्र के नाम पर, शनि केतु राहु के नाम पर, भूत प्रेतों के नाम पर और जातियों के नाम पर जो छुआछूत पक्षपात किया, मैं तो महर्षि दयानंद का शुरू से जो है उनका उपासक रहा हूँ। और महर्षि दयानंद किस तरह से ब्राह्मण कुल में पैदा होकर के और जो अंधविश्वास थे, ढोंग पाखंड थे, उनकी धज्जियाँ उड़ाई। तो आप ये कभी नहीं कह सकते कि स्वामी राम, मैंने कहा मैं लेफ्टिस्ट नहीं हूँ, लेकिन वैचारिक तौर पर मैं तमाम सामाजिक विद्रुपताओं का, विषमताओं का प्रखर विरोधी हूँ। और मैं बात कह रहा हूँ, आप ये मेरे कभी आपने मेरे मुद्दों का, व्यवस्था परिवर्तन का मुद्दा हमारा शुरू यहीं से होता है। गांव, गरीब, मजदूर, किसान, कारीगर, इनकी आबादी के अनुसार इनकी सत्ता में भागीदारी मिलनी चाहिए। मैं लिखा हुआ है और बोलता हूँ रोज इसको, आप लोग नहीं सुनते हो तो मैं क्या करूँ? जब मैं इसमें मैं हमेशा दलितों की मैंने बात की, और मैं तो किसानों से लेकर के किसानों की बात की, दलितों की बात की। मैं तो कई बार तो लोग मुझसे कहते बाबा जी बात करते हैं, लेकिन फोकस आपका बहुत सीमित जगहों पर। देखिए भाई, बाबा रामदेव ना तो कोई मुख्यमंत्री, ना कोई प्रधानमंत्री, नीतियां तो मैं बना रही हूँ। मैं तो एक नीति जो है, एक स्वच्छ राजनीतिक दिशा इस आप देश की मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री क्यों नहीं बनना चाहते? देखिए, इस देश ने जो मुझे बनाया है और मेरे भगवान ने जिस काम के लिए मुझे धरती पर पैदा किया है, वो मैं बन चुका हूँ। आप पार्टी बनाने वाले थे, फिर पार्टी वही का बात इरादा तर्क कर दिया आपने। मैं देश बनाने वाला हूँ, पार्टी बनाने के लिए पैदा नहीं हुआ हूँ। कभी आपने कहा था ना, मैंने वो कहा, अब फिर दोहरा रहा हूँ। अभी भी लोकसभा चुनाव आएंगे, 543 लोग कौन किनको जिताएं जो इस देश की व्यवस्था को बदल दें। या तो जो अभी चुने हुए हैं ये बदल देंगे 12-13 में, यदि इन्होंने नहीं बदला तो लोग इनको बदल देंगे। तो वो तो हमारा जब परिवर्तन की मुहिम तो आज भी जारी है, लेकिन परिवर्तन किसके लिए? अपने लिए नहीं, परिवर्तन समाज के लिए, 121 करोड़ लोगों के लिए। तो मूल मुद्दा मुकेश जी वो देश का है और उसके लिए एक एक पल जीता हूँ। क्या आप डर के पीछे हट गए कि अपनी पार्टी नहीं बना रहे, अपने कैंडिडेट अपनी पार्टी की तरफ से नहीं खड़े कर रहे? फिर मुकेश जी, मैं कह रहा हूँ, पार्टी बनाने के लिए नहीं, देश को बचाने के लिए सारा संघर्ष है। मैंने मान लिया, और आप एक ऐसी पार्टी बना सकते थे जो देश को बचाएगी। देखिए, अभी 12-13 में या बीजेपी से आपका काम चल जाएगा? मेरा काम 3 मुद्दों के ऊपर जो पार्टियां प्रामाणिकता से काम करेंगे उनसे चलेगा। और यदि किसी पार्टी ने नहीं किया, तब ये देश निर्धारित करेगा कि देश का भविष्य फिर के लोगों के हाथों में सौंपा जाए। तो ये बड़ी जंग है, इसमें भविष्यवाणी नहीं कर सकते। कि यदि आप भविष्यवाणियों पर विश्वास करते हो तो आप टिप्पणी कर सकते हैं। मैं तो वर्तमान में जीता। इस सरकार के बारे में कोई भविष्यवाणी नहीं करेंगे? इस सरकार का भविष्य 2012-13 में तय होगा और बहुत कुछ तय होगा 5 विधानसभा के चुनाव में। और ये तो सामान्य सी टिप्पणी हो गई, ये तो सब जानते हैं कि ये बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है, सरकार पर संकट है और ये 2 साल बहुत भारी हैं। 2 साल भारी नहीं, इसमें अब इस देश को जिन लोगों ने लूटा है, बर्बाद किया है, भारत माता की इज्जत को तार तार किया है, गर्त में ले जाके डाल दिया हिंदुस्तान इतना का ताकतवर मुल्क, ये मुल्क तो भारत जैसा धनवान, भारत जैसा चरित्रवान, भारत जैसा महान देश पूरी दुनिया का कोई नहीं है साहब। इतना ताकतवर मुल्क जिसकी मैं अभी थोड़ी देर पहले बात कर रहा था, इसको तो लूट लिया है। आज अमेरिका कुछ नहीं है साहब, उसकी अर्थव्यवस्था 732 लाख रुपए की जरूरत है, लेकिन सरकार चली जाएगी 2012 में चली जाएगी सरकार। 2012 और 13 बहुत बड़े ऐतिहासिक परिवर्तन का काल होगा भारत के लिए, और उसमें जो कुछ होगा वहाँ पर हम अपनी आंखों से देखेंगे। बड़े परिवर्तन से आपका क्या ताल्लुक है? सत्ता परिवर्तन या किसी दूसरे व्यवस्था परिवर्तन? 2 साल में व्यवस्था परिवर्तन की बात सोच रहे हैं आप? अरे व्यवस्था परिवर्तन की भूमि तैयार हो चुकी है, अब तो नींव तैयार हो चुकी है, भवन बनना बाकी है। जो नई व्यवस्था आएगी वो किस तरह की होगी? उस नई व्यवस्था में काला धन पूरा हिंदुस्तान को उसका वापस मिलेगा।
और ये 400 लाख करोड़ रुपए का काला धन जो देश की आंतरिक अर्थव्यवस्थाओं में बाहर जमा है, जब भारत के पास आएगा तो मैंने कहा आज भारत विश्व के चौथे दर्जे की बड़ी अर्थव्यवस्था, ये प्रथम दर्जे की बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगी। 202 लाख करोड़ रुपए भारत की, 215 लाख करोड़ रुपए जापान की, 503 लाख करोड़ रुपए चीन की और जो है 732 लाख करोड़ रुपए अमेरिका की। ये पहले दर्जे पर आएगा। दूसरी बात, काला धन आगे जनरेट नहीं होगा, ऐसी आर्थिक नीतियाँ बनेगी। भ्रष्टाचार पूर्ण रूप से उस पर अंकुश लगेगा, उसमें कानून और मैंने कहा एग्जिस्टिंग सिस्टम में सुधार और आर्थिक नीति से लेकर के शिक्षा व्यवस्था पूरी बदलनी पड़ेगी। समान शिक्षा व्यवस्था, दलित का वाल्मीकि का बेटा हो, वनवासी का बेटा हो या अमेरिका प्रधानमंत्री का बेटा हो, जैसे यूके, यूएसए, कनाडा आदि देशों में होता है। समान शिक्षा व्यवस्था, समान चिकित्सा व्यवस्था, राष्ट्रीय किसान आय आयोग, श्रम के मूल्यांकन पर जो गरीब मजदूर किसान कारीगरों के साथ जो पक्षपात हुआ वो सब खत्म होगा। 1 और 10 का अंतर होना चाहिए, जो लोहिया जी का भी, मैं लोहिया जी के समाजवाद से मैं बहुत ज़्यादा प्रभावित हूँ। ये सारी चीज़ें बदलेंगी। मैंने गाँव गरीब मजदूर के, अब एक मजदूर सुबह से शाम तक मेहनत करता है, उसको 100 रुपए मिलते, एक डॉक्टर थोड़ा सा इधर से चेहरा लगाता है उसको 5 लाख रुपए मिल जाते। ये सारी एक जो कारीगर है वो मकान बनाता है उसको 100 रुपए मिलते हैं, और जो नक्शा बनाने वाला इंजीनियर है उसको 1 लाख रुपए मिलते हैं। ये जो चीजें हैं, माने पूरा जो पक्षपात हो, पूरी दुनिया के अंदर ये व्यवस्थाएं बदल चुकी हैं, तो भारत में क्यों नहीं बदलेंगी? तो भारत में श्रम के मूल्यांकन को लेकर के जो पक्षपात हुआ, संपत्ति को लेकर के, क्योंकि कुछ लोगों के पास में तो जो है विरासत में उनको संपत्ति मिल जाती है, पैतृक संपत्ति। जो भूमिहीन है, साधनहीन है, संपत्तिहीन लोग हैं, उनके लिए भी एक नया आधार तैयार होगा कि वो भी सम्मान और सम्मान के साथ जी सके। तो एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था होगी जिससे कि सामाजिक विषमताएं, जिनमें आज ये दलित हैं, वाल्मीकि हैं, किसान हैं, सारे हिंदुस्तान के अंदर, और मैं चाहे एक सामान्य घर में पैदा हुआ, मैंने उन सारी विषमताओं को खाली देखा ही नहीं, उनमें जिया हूं। रामदेव जी, बातचीत का सिलसिला जारी रखेंगे, लेकिन फिर से वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। लेकिन आप कहीं मत जाइएगा, क्योंकि शतरंज के खिलाड़ी में आज हमारे मेहमान हैं स्वामी रामदेव, जिनसे हम बात कर रहे हैं उनके भ्रष्टाचार विरोधी अभियान के बारे में, जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिरकार उनकी राजनीति क्या है। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। न्यूज़ एक्सप्रेस पर आप देख रहे हैं शतरंज के खिलाड़ी, और शतरंज के खिलाड़ी में आज हमारे साथ हैं स्वामी रामदेव, जिनसे हम बात कर रहे हैं उनके भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन के बारे में। रामदेव जी, इन मोहरों में सबसे खतरनाक मोहरा आपको कौन सा लगता है? ये राजा है, इस पे निशाना है आपका? देखिए, हमारा निशाना है काले धन के ऊपर, हमारा निशाना है भ्रष्टाचार के ऊपर। क्या राजा वजीर ये सब मिलके काला धन पैदा कर रहे हैं? यदि आप इसको राजा मानते हैं तो ये सब इनके वजीर इनके साथ में लगे हुए हैं। लेकिन आजकल क्या हो रखा है, कहते हैं राजा बहुत अच्छे हैं, तो राजा अच्छे हैं तो यही है, ये अच्छे क्यों नहीं है? मैं आज एक पतंजलि योगपीठ इंस्टीट्यूट चलाता हूँ, आप एक घर चलाते हो, आपके घर में कुछ भी गलत होगा तो जिम्मेदार कौन? आप जिम्मेदारी लेंगे कि नहीं? घर का मुखिया जिम्मेदारी लेगा कि नहीं? तो इनकी जिम्मेदारी बनती है। ये जो चारों तरफ वजीर बैठा रखे हैं, ये क्या कर रहे हैं? इसके अपोजिट में भी राजा, वजीर और उसी तरह के लोग हैं। मैं सारी व्यवस्था के बारे में बात कर रहा हूँ। मैं एक राजनीतिक पार्टी के ऊपर टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ, वापस कह रहा हूँ, मैं सभी राजनीतिक पार्टियों के अंदर जो भ्रष्टाचार हो रहा है, जो पाप हो रहा है, उसका विरोधी हूँ। लेकिन मैं कह रहा हूँ, कहीं से सहमति बनाना तो शुरू करो। शुद्धिकरण की यात्रा कहाँ से शुरू होगी? खाली विरोध करने के लिए जो हम आंदोलन चला रहे हैं क्या? हम कुछ हासिल करने के लिए आंदोलन चला रहे हैं। इसलिए बात विरोध करने मात्र से बात नहीं बनेगी, कहीं ना कहीं सहमति भी बनानी पड़ेगी। भारतीय राजनीति का ध्रुवीकरण मुद्दों पर हो। आपके 3 रूप हैं, एक योग गुरु बाबा रामदेव, एक हैं जो दवा उद्योग के मालिक हैं कारोबारी रामदेव। गलत बात जी। मैं एक योग गुरु हूँ, प्रामाणिकता के साथ योग सिखाता हूँ, और मैंने देश के नहीं दुनिया के लोगों को योग सिखाया है। और आयुर्वेद हमारे महर्षि चरक सुश्रुत की जो परंपरा में पैदा हुआ, उस ऋषि कर्म को प्रामाणिकता के साथ आगे बढ़ाया है। उसको उस काम को करने के लिए जो हमारी दिव्य फार्मेसी, जो उसको आपको ट्रस्ट की जो फार्मेसी आप ही की है ना? सुने थे? अरे मैं एक व्यक्ति हूँ ना, मेरे पास में एक कोड़ी की संपत्ति ना मैं एक कह रहा हूँ, जमीन। फिर वही बात मैं नहीं कह रहा हूँ। सुनो तो सही ना जी। बात को पूरी होनी चाहिए। गलत बात फिर तुम आपको कांग्रेस की भाषा नहीं बोलनी चाहिए। मैं तो कांग्रेसी हूँ भी नहीं, इसलिए मैं बात कह रहा हूँ, पत्रकार बैठा हूँ। इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ, जो है वो जो लोग भाषा बोलते हैं, वो भाषा एक पत्रकार को नहीं बोलनी चाहिए। आपको मोहरा नहीं बनना चाहिए उनका ये जो शतरंज के खेल में। मैं आपको बात कह रहा हूँ, हमने आयुर्वेद और योग जो ऋषि कर्म थे उनको आगे बढ़ाया प्रामाणिकता के साथ। और आयुर्वेद जिसका सरकार ने जिसका तिरस्कार किया, जिसको नेपथ्य में रख दिया था, उसको एक शिखर पर पहुंचाया। और जहां तक कंपनियों की बात, कंपनियां भी आयुर्वेद को बढ़ाने के लिए श्रद्धेय आचार्य बालकृष्ण जी के मार्गदर्शन में चलती हैं। उसमें मेरा कोई रोल नहीं है, मैं ना वहाँ डायरेक्टर हूँ ना कोई शेयर होल्डर हूँ, इसलिए उन चीज़ों को मुझसे नहीं जोड़ा जाए। महात्मा गांधी ने प्रामाणिकता के साथ काम किया, देश के बहुत उद्योगपति उनके साथ थे। इसका मतलब महात्मा गांधी की सब कंपनियों में शेयर होल्डिंग थी क्या? तो इस देश के करोड़ों लोग मुझसे जुड़े, तो सबकी कंपनियों की शेयर होल्डिंग मेरे नाम है, मेरा तो पूरा हिंदुस्तान है। तो इस तरह से एक सन्यासी की जो भूमिका है, उस सन्यासी की भूमिका के ऊपर
उसके चरित्र में यदि कोई दाग नहीं है। और राजनीति वाला रूप जो है उसकी बात नहीं हाँ, करेंगे। उसकी बात कीजिए आप जी। तो मैं कहा जो मैं नहीं हूं, वो मुझे मत कहिए। राजनीति में आप ढाई घर बड़े बार बार चल रहे हैं क्या? मुझे नहीं पता ये टाइगर क्या होता है ये टाइगर क्या होता है मुझे नहीं पता। आप सियासत तो अच्छे से जानते हैं, सियासी शतरंज जिससे थोड़ा सा वाकिफ नहीं है। मैं सत्य को जानता हूं, सियासत को नहीं जानता, और सियासत में सत्ता में सत्य को स्थापित करना चाहता हूं, ऐसी एक नेक नियत के साथ, एक देशभक्त भारतीय होने के साथ, एक सच्चा ऋषि पुत्र होने के साथ, एक सन्यासी और योगी का धर्म निभाते हुए कि राष्ट्र धर्म निभा रहा हूं, तो कोई गुनाह नहीं कर रहा हूं मुकेश भाई। आप बहुत अच्छा कर रहे हैं और ऐसे कर्मों की ज़रूरत है इस हिंदुस्तान को, जिस रसातल में पहुंच गया है, जिस तरह से आर्थिक विषमता बढ़ रही है, गरीबी बढ़ रही है, 2.5 लाख किसानों ने आत्महत्याएं की हैं। मेरा प्रश्न उसी दिशा में था। दरअसल मैं ये जानना चाहता था, ये जो बड़े काम हैं इन पर कोई बोल नहीं रहा है, सिर्फ जन लोकपाल वाल, काला धन वगैरह वगैरह, इनकी कोई सुध नहीं ले रहा है। ऐसा लग रहा है कि बस इतना बन जाएगा तो इनका उद्धार भी हो जाएगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ 3 मुद्दों की हमने प्रामाणिकता से मुकेश जी बात की है, और एक बात मैं कहता हूँ, मैं अपने आत्म प्रशंसा के लिए कुछ नहीं कह रहा हूँ। यदि कोई सन्यासी अपने जीवन को, अपनी प्रतिष्ठा को, अपनी इज्जत को, अपने सब कुछ को दांव पर लगा करके, इस देश ने और दुनिया ने मुझे सब कुछ दिया, लोग मुझे भगवान की तरह पूज रहे थे, और आज भी जो सच्चे और अच्छे लोग हैं वो तो मेरे साथ हैं, पहले भी मैं कह चुका हूँ इस बात को, और बुरे लोगों का साथ मुझे कतई नहीं चाहिए, और मैं चाहता हूँ वो भी अच्छे बन जाए। यदि कोई व्यक्ति ऐसी पहल करता है तो उसके साथ पूरे देश को, देशवासियों को खड़ा होना चाहिए। वो खड़े हुए हैं, लेकिन कई बार क्या होता है जो है अनावश्यक रूप से ऐसी बातें की जाती हैं, मुझसे ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं कि जैसे मैं कोई गुनहगार हूँ। और दूसरी बात, जो प्रश्न मुझसे पूछे जाते हैं, क्या वो प्रश्न आप जो वर्तमान में सत्ताधीश बैठे हैं उनसे भी पूछते हैं? नहीं, क्या उनसे तीखे प्रश्न नहीं, पूछते मैं हैं? आपसे मुकेश जी आपसे यही उनको बख्शते नहीं, मैं आपसे यही कह रहा हूँ। आप जो है, आपने भी एक लंबी पत्रकारिता की है, क्या वही प्रश्न है जो कम से कम सत्ताधारी दल, उसमें जो टॉप 4-5 लोग बैठे हैं, क्या उनसे कभी किसी ने, एक ने भी अगर वो एक भी बार मेरे सामने ऐसे बैठेंगे, मैं क्या कह रहा हूँ, तो क्या मैं एक भी, बख्शने मैं वाला नहीं आपसे हूँ। मैं नाम नहीं ले रहा जी। हूँ, क्या एक व्यक्ति जो प्रधानमंत्री बनने के सपने देख रहा है, क्या कभी भी एक सिंगल इंटरव्यू दिया? मैं तो हजारों इंटरव्यू दे चुका हूँ जी, और अपनी सच्चाई को कह चुका हूँ। कोई कुछ भी मुझसे पूछे, एक भी इंटरव्यू क्यों नहीं देते हैं? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्यों? प्रधानमंत्री जी हैं तो ये पाप उनके सामने आएंगे अभी, और ये साफ होंगे। और मीडिया इस हिंदुस्तान का एक बहुत बड़ी भूमिका निभा रहा है। वो अपनी पत्रकारिता धर्म के साथ अपने राष्ट्र धर्म को भी निभा रहा है। ये हिंदुस्तान अब एक बड़ी परिवर्तन की ओर जा रहा है। आपने बहुत सारी चीज़ों का बिल्कुल साफ साफ जवाब दिया स्वामी जी, और ये मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। बस एक जो लोगों के दिमाग में कहीं उलझा हुआ है, हिडन एजेंडा वाली बात, वो आपने मैं उसको साफ कर दिया हूँ मुकेश जी, कि देखिए हम मुद्दों के आधार पर सहमति बना रहे हैं, और जो है मुद्दों के आधार पर हम ध्रुवीकरण कर रहे हैं भारतीय राजनीति का। उसमें जो लोग साथ आते जाएंगे, हम सोचते कहीं से शुरुआत तो हो, तो जो लोग सहमत हैं उनको साथ लिया जाए। आप चारों तरफ एक साथ नहीं लड़ सकते। भगवान कृष्ण ने क्या किया था, चाणक्य ने क्या किया था। तो इसलिए यदि भगवान कृष्ण ठीक थे और यदि चाणक्य ठीक थे, तो रामदेव ठीक है। लेकिन महाभारत के बाद क्या हुआ था? इसलिए एक बार महाभारत होने तो दो, उसके बाद एक जो है शक्तिशाली भारत जरूर बनेगा। चलिए, उम्मीद करना चाहिए कि शक्तिशाली भारत बनेगा सबकी मुहिम से। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा रामदेव जी, और जिस तरह से आपने शतरंज के खेल में हिस्सा न लेते हुए भी अपनी चालें चली, वो और भी दिलचस्प लगा। बहुत शुक्रिया। और न्यूज़ एक्सप्रेस के हमारे सभी दर्शकों को मैं फिर से शुभकामनाएं देता हूं, और आपने जिस तरह से राष्ट्रहित के, जनहित के मुद्दों को पूरी बेबाकी से रखा देश के लोगों के सामने, मैं पूरा भरोसा रखता हूं ये देश जरूर जगेगा। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, नमस्कार। ये थे स्वामी रामदेव, जिनसे हम बात कर रहे थे उनके भ्रष्टाचार विरोधी अभियान के बारे में, उस अभियान की जो राजनीति है और उसको लेकर जो सवाल उठ रहे हैं उसके बारे में। शतरंज के खिलाड़ी में आज बस इतना ही। अब हमें अनुमति दीजिए, नमस्कार।